नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। स्वागत है आपका सुबह की ब्रेकिंग न्यूज में। यूपी में मजदूरों के लिए बस के इंतजाम पर सियासी घमासान जारी है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के निजी सचिव संदीप सिंह ने बीती रात एक बार फिर यूपी के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी अवनीश अवस्थी को चिट्ठी लिखी, जिसमें उन्होंने कल सुबह से यूपी बॉर्डर पर खड़े होने का जिक्र करते हुए लिखा है कि आपके आग्रह के मुताबिक नोएडा गाजियाबाद की तरफ बढ़ने की कोशिश की तो आगरा बॉर्डर पर पुलिस ने हमें रोक लिया। पत्र में उन्होंने यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू के साथ बदसलूकी करते हुए उन्हें गिरफ्तार करने का भी आरोप लगाया है। साथ ही ये भी लिखा कि श्रमिकों की मदद करना हमारा पहला मकसद है। हम पूरा दिन बसों के साथ यही रहे और आपकी तरफ से हमारे भेजे गए पत्र का कोई जवाब भी नहीं आया। संदीप सिंह के मुताबिक वो अपनी बसों के साथ आज शाम 4 बजे तक वहीं मौजूद रहेंगे। इसको लेकर उन्होंने सकारात्मक जवाब की उम्मीद भी जताई है। और बढ़ते आगे, मजदूरों के लिए बसों के इंतजाम को लेकर यूपी में सियासत तेज हो गई है। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू की गिरफ्तारी के बाद आगरा में पार्टी की जिला इकाई के नेता पुलिस लाइन में जुट गए। उन्होंने अजय कुमार लल्लू समेत पार्टी के कुछ और नेताओं की गिरफ्तारी का विरोध जताया। अजय कुमार लल्लू और विवेक बंसल के खिलाफ देर रात फतेहपुर सीकरी थाने में आईपीसी की धारा 188 और 259 और महामारी एक्ट के तहत केस भी दर्ज किया गया। उक्त घटना के संबंध में थाना फतेहपुर सीकरी में मुकदमा दर्ज किया जा रहा है और उसके संबंध में 2 व्यक्ति को, एक अजय सिंह को और विवेक बंसल को गिरफ्तार किया गया है और पूछताछ चल रही है। फतेहपुर सीकरी में जो है धारा 188, 269 और एपिडेमिक एक्ट के तहत जो है मुकदमा दर्ज किया गया। उन सब के बारे में जो बसों की लिस्ट के बारे में पूरी जानकारी की जा रही है और जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उसके आधार पर आगे की कार्रवाई। इससे पहले लखनऊ में भी मजदूरों को बस उपलब्ध कराने से जुड़े मामले में केस दर्ज किया गया। हजरतगंज पुलिस थाने में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के निजी सचिव संदीप सिंह और यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू के खिलाफ धोखाधड़ी की एफआईआर दर्ज की गई। उन पर यूपी सरकार को बसों की लिस्ट भेजने के मामले में गड़बड़ी का आरोप लगाया गया है। और हमारे सहयोगी अशोक तिवारी लखनऊ से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अशोक, 3 दिन बीत चुके हैं और ये सियासत खत्म होने का नाम नहीं ले रही है और इसमें अगर कोई पिस रहा है तो वो मजदूर हैं। क्या लग रहा है, कुछ अंत होगा इस सियासत का? मजदूरों को राहत मिल पाएगी? देखिए, सबसे अहम बात तो ये है कि प्रियंका गांधी के निजी सचिव की तरफ से देर रात एक और पत्र जो यूपी के अपर मुख्य सचिव हैं उनको भेजा गया है और उसमें इस बात की जानकारी दी गई है कि आज सुबह से ही और शाम 4 बजे तक वो तमाम सारी बसों के साथ यूपी बॉर्डर पर मौजूद रहेंगे और उम्मीद है कि सरकार उनको उत्तर प्रदेश में बस संचालित करने के लिए अधिकृत करेगी, यानी कि उनकी बसों का उपयोग किया जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज के पूरे दिन भी मुझे लगता है कल जैसा ही होने वाला है, आज भी तमाम सारी बसों के साथ कांग्रेस के नेता यूपी बॉर्डर पर मौजूद रहने वाले हैं। और सरकार की तरफ से क्योंकि कल बहुत सख्त रुख अख्तियार किया गया, कल जब बसों की सूची कांग्रेस की तरफ से सरकार ने मांगी और उसके बाद सरकार ने उसकी चेकिंग करवाई तो तमाम सारी ऐसी बसें थी जिसका फिटनेस सर्टिफिकेट मौजूद नहीं था, जिसका बीमा मौजूद नहीं था, कई सारी बसें चलने की स्थिति में नहीं थी और कई सारी बसों की जगहों पर ऑटो, 3 व्हीलर या दूसरी गाड़ियों का नंबर भेजा गया था। इसको सरकार ने बेहद गंभीरता से लिया और मुझे लगता है कि बीजेपी के पास इससे बड़ा मौका इस पूरे मामले को लेकर नहीं हो सकता था। तुरंत सरकार की तरफ से सरकार के प्रवक्ता सिद्धार्थनाथ सिंह, महेंद्र सिंह, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा की तरफ से बयानबाजी की गई और ये कहा गया कि उन्होंने कांग्रेस ने जो सूची उपलब्ध कराई है वो श्रमिकों के साथ खिलवाड़ किया है, राजनीति करने की कोशिश की जा रही है। उसके ठीक बाद यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय कुमार तुरंत आगरा रवाना हुए थे और वहां पर जब पुलिस ने उनको रोका तो वहीं धरने पर बैठ गए। उसके बाद पुलिस ने देर रात उनको गिरफ्तार किया। 2 अलग-अलग मुकदमे कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ उत्तर प्रदेश में लिखे गए हैं। एक आगरा के फतेहपुर सीकरी में जिसका जिक्र अभी पुलिस अधिकारी कर रहे थे और दूसरा लखनऊ के हजरतगंज थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है कि एक तो महामारी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है, दूसरा बसों की गलत सूची देने के मामले को लेकर मुकदमा संदीप सिंह जो की प्रियंका गांधी के निजी सचिव है उनके खिलाफ और यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय कुमार के खिलाफ लिखा गया है। तो कल भी देर रात जो पत्र आया उससे संकेत साफ हो जा रहा है
कि कांग्रेस श्रमिकों को बसें उपलब्ध कराने के मसले पर फिलहाल अभी पीछे हटने वाली नहीं है, क्योंकि कल जिस तरह से मुक्केबाजी हुई, कांग्रेस का पुलिस से सीधा टकराव हुआ, कहासुनी हुई, तो मुझे ऐसा लगता है कि आज भी कांग्रेस इस मुद्दे पर बहुत बल देने वाली है। इस चिट्ठी से साफ हो गया है कि वो यूपी बॉर्डर पर मौजूद रहेंगे बसों के साथ और उत्तर प्रदेश सरकार से लगातार संपर्क की कोशिश भी करेंगे। और सरकार ने कल मुकदमा दर्ज करने के बाद ये मैसेज भी स्पष्ट कर दिया है कि वो लॉकडाउन के दौरान किसी भी तरह की जो पॉलिटिकल गतिविधि है उसको नहीं होने देंगे। क्योंकि कुछ दिन पहले जो ऑर्डर जारी हुआ था उसमें स्पष्ट किया गया था कि कोई पॉलिटिकल गतिविधि उत्तर प्रदेश में नहीं होगी। हालांकि कांग्रेस इसको पॉलिटिकल गतिविधि नहीं मानती है। उसका ये कहना है कि श्रमिकों को बसें उपलब्ध कराने के मुद्दे पर वो पहले भी अड़िग थी और अभी भी वो बसें देने के लिए बॉर्डर पर मौजूद रहेगी। तो आज का दिन भी काफी गहमा गहमी भरा ही होने वाला है, जब कांग्रेस के नेता यूपी बॉर्डर पर बसों के साथ पहुंचेंगे या वहां पर जब पुलिस से उनकी बातचीत होगी, संवाद होगा, तो मुझे ऐसा लगता है कि आज भी बहुत सारी बयानबाजी, पॉलिटिकल एक्टिविटीज देखने को मिलेगी। तो ये जो गड़बड़ी का आरोप कांग्रेस पर लगा है, उस पर कांग्रेस की तरफ से क्या सफाई दी गई है? और जो बसेस कहे जा रहे हैं कि लिस्ट में गड़बड़ी है, ये बसेस नहीं है, ये दूसरी गाड़ियों के नंबर है, उनको लेकर क्या कहा गया है? वो गाड़ियां कब तक उपलब्ध कराई जाएंगी? 1000 बसों की बात हुई थी। देखिए, सबसे अहम बात यह है कि कल जब बसों का पूरा मामला सामने आया और जब उत्तर प्रदेश की सरकार ने उन बसों के नंबर के आधार पर उसकी चेकिंग करवाई, तो उसमें तमाम सारी खामियों को लेकर यूपी सरकार के प्रवक्ता सामने आए थे। उन्होंने कहा था कि बसों के नाम पर थ्री व्हीलर के गाड़ियों के नंबर भेज दिए, दूसरी गाड़ियों के नंबर भेज दिए, जो सामान ढोने वाले लोडर्स होते हैं उनका नंबर भेज दिया गया, जबकि कांग्रेस ने कहा था कि बसें भेजी जाएंगी। तो कांग्रेस का ये स्पष्ट रुख था कि उनका मकसद बसों के माध्यम से श्रमिकों को उनके घर पहुंचाना है, न कि दूसरी तरह की चीजों को बढ़ाने की कोशिश करना या कवायद करना है। तो बीजेपी के हाथ एक बड़ा मौका लगा। बसों की सूची में जब खामियां सामने आई तो उन्होंने कांग्रेस पर जमकर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि इसका जवाब कांग्रेस को देना चाहिए कि वो सिर्फ श्रमिकों के नाम पर सियासत कर रही है या वाकई मदद करना चाहती है। और उसकी ठीक बाद जब पॉलिटिकल घटनाक्रम बढ़ना शुरू हुआ, कांग्रेस के अध्यक्ष लखनऊ से निकले, आगरा एक्सप्रेस पर उनको रोका गया, आगरा की सीमा में घुसने से पहले तमाम सारा पुलिस फोर्स वहां पर तैनात किया गया, दोनों की तरफ से काफी नोकझोंक हुई, कांग्रेस नेता धरने पर बैठ गए और उसके बाद देर रात तक कांग्रेस के तमाम सारे बड़े नेताओं ने बयानबाजी की कि ये उत्तर प्रदेश सरकार श्रमिक विरोधी है। उन्होंने बसों की जो सूची मांगी थी हम लोगों ने उपलब्ध करवाई है और बावजूद उसके वो हमको अंदर जाने नहीं दे रहे हैं। तो सबसे बड़ा जो अहम विषय है वो उत्तर प्रदेश में जो श्रमिकों की वापसी हो रही है उसको लेकर दोनों पॉलिटिकल पार्टीज, यानी सत्ताधारी बीजेपी की बात कीजिए उत्तर प्रदेश में या कांग्रेस की बात कीजिए, दोनों इस कोशिश में जुटे हुए हैं कि वो ये साबित कर पाए कि श्रमिकों की हित के लिए वो ज्यादा काम कर रहे हैं। दूसरी अहम बात, सरकार बहुत शुक्रिया आपका ये तमाम जानकारी हमें देने के लिए। तो अब ये भी जान लीजिए कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। दरअसल मजदूरों को घर जाने में हो रही परेशानी को देखते हुए उनके लिए कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने 16 मई को यूपी सरकार से 1000 बसें चलाने की इजाजत मांगी थी। 18 मई को यूपी सरकार ने इसकी इजाजत देते हुए ड्राइवर कंडक्टर के विवरण समेत बसों की लिस्ट और जरूरी कागजात उपलब्ध कराने की मांग की। इसी दिन प्रियंका गांधी के निजी सचिव संदीप सिंह की ओर से वो उपलब्ध भी कराई गई। इसके बाद यूपी सरकार की ओर से बसों को लखनऊ में उपलब्ध कराने की डिमांड हुई, जिसको लेकर असमर्थता जताते हुए प्रियंका गांधी की ओर से यूपी सरकार पर ओछी राजनीति करने का आरोप लगाया गया। साथ ही इसे समय और संसाधन की बर्बादी भी बताया गया, क्योंकि कांग्रेस ने गाजियाबाद और यूपी बॉर्डर से बस उपलब्ध कराने की तैयारी कर रखी थी। यूपी सरकार के मुताबिक कांग्रेस की भेजी गई लिस्ट की जांच में 879 बसें ही पाई गई, जबकि बाकी दूसरी छोटी गाड़ियां होने की बात कही गई। साथ ही परमिट और दूसरे कागजात में भी गड़बड़ियों की बात कही गई। इसके बाद यूपी सरकार की तरफ से फिर से बस उपलब्ध कराने के लिए टाइम दिया गया और आगरा सीमा पर खड़ी बसें लेकर गाजियाबाद और नोएडा जाने के लिए अजय कुमार लल्लू वहां पहुंचे, लेकिन उन्हें पुलिस ने रोक लिया। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि आगरा प्रशासन बसों को आने की इजाजत नहीं दे रहा है और फिर यह मामला सियासत के पेच में उलझता ही चला जा रहा है। तो मजदूरों की बस पर लगातार सियासत जारी है। कांग्रेस यूपी सरकार पर ओछी राजनीति करने का आरोप लगा रही है, तो यूपी सरकार की तरफ से बस की संख्या और कागजात में गड़बड़ी का मामला उठाया गया है। बस उपलब्ध कराने के लिए यूपी सरकार ने फिर से वक्त दिया है। वहीं कांग्रेस आगरा सीमा से बसों को आगे ले जाने की इजाजत नहीं मिलने का आरोप लगा रही है। और हमारे सहयोगी पवन मिश्रा दिल्ली से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। पवन, अगर हम गाजियाबाद नोएडा इन बॉर्डर्स की अगर हम बात करें तो वहां पर किस तरह का अपडेट है? अगर आज के दिन की हम बात करें तो क्या आज का दिन भी सियासत में ही उलझ कर रह जाएगा?
बिल्कुल, पिछले 48 घंटे से ये जो मामला है ये सियासत का ही इसको कहा जा सकता है। हालांकि थोड़ी देर पहले पूर्वी दिल्ली के डीसीपी से हमारी बातचीत हुई है। साफ तौर पर उनका कहना है कि उन्होंने पुलिस फोर्स की तादाद को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है, पैरामिलिट्री फोर्सेस की भी मदद इसमें ली गई है। जिस तरह से गाजीपुर बॉर्डर पे मजदूरों का जमावड़ा हो रहा था और उन लोगों को भी चिन्हित किया गया है जो लोग इन मजदूरों को भड़का करके या एसएमएस के माध्यम से जो लोकल नेता थे उन्हें साफ तौर पर यह कहा है कि आज अगर भीड़ जमा होती है, जिस तरह से अनिल चौधरी को नजरबंद किया गया था, गिरफ्तारी हुई थी, उस वही हवाला देकर कहा गया कि मजदूरों को तो नहीं कुछ किया जाएगा लेकिन इनके जो लीडर है उन्हें पकड़ा जाएगा। अगर बसेस की बात करें तो गाजियाबाद बॉर्डर पे बस को लाया गया, कुछ नोएडा में बसेस खड़ी हैं और फिर इसमें फिटनेस सर्टिफिकेट की बात कही गई, 1000 बसेस किए। फिर पार्टियों ने यह आरोप लगाया कि कुछ मोटर व्हीकल्स का, ऑटो का इसमें रजिस्ट्रेशन नंबर इसमें डाला हुआ है। हालांकि ये सब जांच का विषय है, लेकिन सबसे अहम बात है कि जो मजदूर सड़कों पर है, जो सड़कों पर गुजर रहे हैं छोटे बच्चों के साथ, उनके हालात में कब सुधार होंगे, उनकी स्थिति कब सुधरेगी? क्या ये मजदूर भी राजनीति का शिकार होते चले जाएंगे? क्योंकि जो एनजीओज हैं, जो लोकल नेता है, आमतौर पर लोगों को लाते हैं और उन्हें ये बताने की कोशिश में लगे हुए हैं कि वो उन्हीं के रहनुमा हैं और उनके बदौलत सब कुछ हो रहा है। हालांकि सरकार की तरफ से जो है ट्रेनों की संख्या, तादाद बढ़ाई गई है। एक अच्छी बात यह है कि 2 दिन पहले जो रजिस्ट्रेशन हो रहा था वहां भी देखा गया सोशल डिस्टेंसिंग की काफी धज्जियां उड़ी थी, लेकिन आखिरकार रजिस्ट्रेशन वहां पर हुआ है मजदूरों का रामलीला ग्राउंड में और सरकार के पास अभी एक लिस्ट आ गई है कि कौन सी जगह पे कितने मजदूरों को जाना है। अगर बात करें मुरादाबाद की, अगर दिल्ली से किसी को मुरादाबाद जाना है तो उसके लिए अलग बस की व्यवस्था किया गया, दिल्ली से महोबा जाना है उसके लिए अलग व्यवस्था किया गया, दिल्ली से कानपुर जाना है या बिहार की जब तरफ जाना है उसके लिए अलग अलग व्यवस्था किया गया और अलग अलग पर्ची दिया गया। तो ये जो भीड़ जो है जमा हो रही थी, इस भीड़ को काबू कंट्रोल करने में काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था। उससे एक राहत की बात यह है कि अब सबका रजिस्ट्रेशन हो चुका है और सरकार प्रशासन, जिला प्रशासन को इस बात की जानकारी मिल चुकी है कि अभी कितने लेबर अभी हैं, मैग्नेट लेबर हैं जिन्हें जहां जहां जाना है उनके बारे में जानकारी मिल चुका है। तो उस हिसाब से अब बस यहाँ लगेगी और अनाउंसमेंट होगा, बस का नंबर उसको उनको बता दिया जाएगा, वो आराम से बस पे जाकर बैठेंगे। तो ये जो भीड़ जमावड़ा और लोगों के मन में जो, लेबरों के मन में जो कंफ्यूजन रहा कि कैसे और कहां वो बैठेंगे, इस कंफ्यूजन को दूर करने की भरसक कोशिश यहाँ पर किया जा रहा है। लेकिन अभी भी कई मजदूरों को, अगर सुबह के समय में भी हमने देखा कि अपने छोटे बच्चों के साथ वो छोटी गलियां से या रेलवे लाइन होते हुए निकलने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास अभी भी इस बात की जानकारी नहीं है कि सरकार की तरफ से जो है उन्हें जो है सुविधा मुहैया कराया जा रहा है। हालांकि ट्रेन अब आनंद विहार रेलवे स्टेशन से भी खुलने की बात कही जा रही है, दादरी रेलवे स्टेशन से की बात खुलने की बात कही जा रही है। जी, बहुत शुक्रिया आपका इस अपडेट के लिए। और लखनऊ में लॉकडाउन 4 का सख्ती से पालन होगा। लखनऊ पुलिस ने इसको लेकर नियम जारी किए हैं, जिसके मुताबिक यहां अब नो मास्क नो फ्यूल पर अमल किया जाएगा। यानी 21 मई से अब बिना मास्क के पेट्रोल डीजल नहीं मिलेगा। बिना मास्क के बाहर पाए जाने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। बिना मास्क के पाए जाने पर 500 रुपए का जुर्माना भी लगेगा। विक्रेताओं को बिना मास्क वालों को सामान देने पर रोक रहेगी। बाइक पर 2 लोगों के निकलने पर सीज करने की कार्रवाई होगी। बाइक पर 2 लोगों में महिला, बीमार और बुजुर्गों को छूट रहेगी। 4 पहिया पर 3 सवारी से ज्यादा को इजाजत नहीं मिलेगी। चेकिंग के लिए गाड़ियों को रोकना अनिवार्य होगा। 21 मई से शर्तों के साथ हेयर सैलून खुलेंगे। एक समय में सैलून में एक ही व्यक्ति को इजाजत रहेगी। ग्राहकों के नाम, कॉन्टैक्ट नंबर नोट करना इस दौरान अनिवार्य कर दिया गया है। तो लॉकडाउन में मिली ढील के बाद अब रेलवे भी धीरे धीरे पटरी पर आना चाह रही है। इसी कड़ी में रेलवे ने अब 200 नॉन एसी ट्रेनें चलाने का फैसला लिया है। ये ट्रेन 1 जून से टाइम टेबल के मुताबिक रोजाना चलेंगी, जिसके लिए ऑनलाइन बुकिंग जल्द ही शुरू की जाएगी। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी। रेलवे के इस कदम से प्रवासी मजदूर जो अपने घरों से दूर दूसरे राज्यों में फंसे हुए हैं, उन्हें राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। तो 1 जून से 200 ट्रेन रोजाना चलाने का फैसला लिया गया है, जिससे मजदूरों को राहत मिलने की उम्मीद है। और राजस्थान में भी लॉकडाउन में ढील का असर दिखने लगा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शिक्षण संस्थानों में दफ्तरी कामकाज करने की इजाजत दे दी है। मॉल खोलने के लिए भी सरकार अब तैयार है। वहीं लॉकडाउन में मिली राहतों के चलते अगले 5 दिनों में राजस्थान के लिए 23 ट्रेनें भी चलाई जाएंगी।
और इन सब के बीच राजस्थान में कोरोना का कहर जारी है। पिछले 24 घंटे में 338 नए मामले मिले हैं, जिसमें से 17 केस केवल जयपुर से हैं। राज्य में अब कोरोना मरीजों की संख्या 5,845 हो गई है। अभी राज्य में 2,365 एक्टिव केसेस हैं। राजस्थान में मरने वालों का आंकड़ा 143 तक पहुंच गया है। आज सुबह मोदी कैबिनेट की एक अहम बैठक होने जा रही है। सुबह 9 बजे होने वाली इस मीटिंग में आत्मनिर्भर भारत को लेकर घोषित 20 लाख करोड़ के राहत पैकेज को कैबिनेट की मंजूरी मिल सकती है। तो आज सुबह 9 बजे मोदी कैबिनेट की एक अहम बैठक होने जा रही है, जिसमें आत्मनिर्भर भारत पैकेज को कैबिनेट की मंजूरी मिलना संभव है। वहीं देश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, जिसका नतीजा ये है कि देश में कोरोना पॉजिटिव लोगों की संख्या 1 लाख के पार हो गई है। पिछले 24 घंटों की अगर हम बात करें तो 4,970 नए केस सामने आए हैं और इसी दौरान 134 लोगों की मौत हुई है, जिसके बाद देश में अब कोरोना मरीजों की संख्या 1,01,139 हो गई है। वहीं 3,163 लोग ऐसे हैं जो कोरोना से अपनी जान गंवा चुके हैं, लेकिन 39,174 लोग इस बीमारी से ठीक होकर अपने घर भी लौटे हैं। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण का मामला लगातार बढ़ता जा रहा है। 24 घंटे में 2,127 नए मामले मिलने के साथ ही राज्य में कोरोना मरीजों की संख्या 37,136 हो गई है। वहीं पिछले 24 घंटे में 76 लोगों की मौत हुई है। राज्य में अब तक 1,325 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। और मुंबई में कोरोना हर दिन नया रिकॉर्ड बना रहा है। पिछले 24 घंटे में मुंबई में 1,411 नए मामले और 43 लोगों की मौत हुई है। शहर में कोरोना संक्रमण के कुल मामलों की संख्या 22,563 हो गई है, जबकि यहां मरने वालों का आंकड़ा 800 तक पहुंच चुका है। एशिया के सबसे बड़े स्लम धारावी में 24 घंटे में 26 नए मामले सामने आए हैं। धारावी में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1,353 हो गई है। धारावी में कोरोना वायरस से अब तक 56 लोगों की मौत हो चुकी है। मुंबई में अब तक कोरोना से 800 लोगों की मौत हो चुकी है। 24 घंटे की बात करें तो 1,411 नए मामले मुंबई से सामने आए हैं और धारावी से भी जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो डरावने हैं। तो मुंबई में कोरोना का मामला 23,000 के करीब पहुंच चुका है। कोरोना ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। बात मुंबई की करें, महाराष्ट्र की करें तो वहां से जो आंकड़े लगातार आ रहे हैं बेहद चौंकाने वाले हैं। मुंबई में कोरोना संक्रमण का आंकड़ा 23,000 के करीब पहुंच गया है और कोविड-19 से मुंबई में 800 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। धारावी की बात करें तो 1,353 लोग संक्रमित हैं कोरोना से। पूरे देश में कोरोना का कहर जारी है, लेकिन सबसे ज्यादा मार मुंबई में ही पड़ी है कोरोना की और लगातार आंकड़ों में इजाफा जो है वो जारी है। हालांकि लॉकडाउन का पालन भी सख्ती से हो रहा है, लेकिन बावजूद इसके संक्रमण फैलता ही जा रहा है। तो मुंबई से खबर हम आपको बता रहे हैं। 24 घंटे में 1,411 मामले सामने आए हैं मुंबई से। सारे रिकॉर्ड कोरोना के जो है अब तक के वो टूट रहे हैं। 800 लोगों की मौत हो चुकी है मुंबई में। और हमारे सहयोगी विनोद जगदाले मुंबई से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। विनोद, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि जो स्पीड है कोरोना की फैलने की वो कम हो रही है, लेकिन जिस तरह से आंकड़े सामने आ रहे हैं लगता है कि ये जो दावा था वो सही नहीं है।
देखिए, मुख्यमंत्री ने जो दावा किया था कि वो स्पीड कम है, वो दुनिया के मुकाबले है। दुनिया के अन्य देशों के, अन्य शहरों की अगर बात करें, अन्य राज्यों की बात करें, तो उनके मुकाबले ये स्पीड यहाँ पर कम है। लेकिन देश की अगर बात करें, खास करके भारत की बात करें, तो भारत में सबसे ज्यादा कोरोना की अगर मार किसको पड़ी है तो वो है महाराष्ट्र राज्य को, और सबसे ज्यादा आंकड़े यहाँ पर बढ़े हैं। कल भी आपने देखा होगा 2000 से भी ज्यादा मरीज एक दिन में पाए गए। लेकिन एक अच्छी बात यहाँ पर यह भी है कि पिछले 24 घंटे में 1202 मरीज कोरोना से ठीक होकर उन्हें छुट्टी दे दी गई है। वो फिलहाल अपने घर पर होम क्वारंटीन है। तो आंकड़ा बढ़ रहा है मरीजों का, लेकिन ठीक होने का आंकड़ा भी कहीं न कहीं अपना नया कीर्तिमान वहां पर स्थापित करता हुआ नजर आ रहा है। कल महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने लॉकडाउन 4 होने के बाद एक बैठक की, और बैठक के बाद यहाँ पर एक फैसला लिया गया, एक नए नियम वहां पर जारी किए हैं। अब महाराष्ट्र में रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन नहीं रहेंगे। महाराष्ट्र में अब सिर्फ 2 जोन रहेंगे, एक रेड जोन और एक नॉन रेड। बनाए रखे हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका इस अपडेट के लिए।